फ्यूचर टीचर्स, आप सभी का आपके अपने एसएफएस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अधिगम एवं विकास के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य बुक का यूनिट फर्स्ट विकास का मनोविज्ञान साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट यूनिट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिए, इस यूनिट से हर वर्ष 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं, तो इस यूनिट को बिना स्किप किए पूरा स्टार्टिंग टू लास्ट तक देखिएगा। 10 to 15 मिनट का वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, तो ध्यान से समझते हुए चलना है ताकि हमारा एक भी टॉपिक जो है वो छूटने ना पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है उसका नाम है वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास क्या होता है, तो चलिए समझते हैं। वृद्धि का अर्थ क्या है, तो वृद्धि का तात्पर्य शारीरिक आकार, वजन, ऊंचाई में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन से है। हमारे शरीर में जो हमारे आकार में वृद्धि होता है, वजन में वृद्धि होता है, तो इसी को वृद्धि कहा जाता है ना। यह मापने योग्य होती है, इसे हम माप सकते हैं और एक निश्चित आयु के बाद रुक भी जाती है। हाइट क्या जीवन पर्यंत चलती रहती है, बढ़ती रहती है, तो नहीं, एक निश्चित समय के बाद वृद्धि जो है वो रुक भी जाती है। ठीक है, अब विकास की ओर चलते हैं। तो विकास का अर्थ क्या है, विकास एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सभी प्रकार के गुणात्मक परिवर्तन शामिल है। यह जीवन निरंतर चलती रहती है। किसी भी इंसान या किसी भी बच्चे का जो विकास है ना, वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। उसमें ये नहीं है वृद्धि की भांति कि एक समय आने पर रुक जाएगा। विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलती ही रहती है। ठीक है, अब हम देखेंगे वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर क्या क्या है। आधार क्या है, तो आधार वृद्धि और विकास है, तो इसकी प्रकृति ये मात्रात्मक होता है, ये गुणात्मक होता है। यानी कि वृद्धि जो है वो एक समय तक रुक जाती है और विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। ये क्या है, संभव है, ये कठिन है। संभव है यानी कि वृद्धि संभव है, वृद्धि होता ही है, लेकिन विकास ज़रूरी नहीं है हो। वो उसके वातावरण के आधार पर है कि कोई बच्चा विकास कर रहा है कि नहीं, उसका वातावरण उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, और वृद्धि जो है वो सीमित है, एक समय के बाद रुक जाता है और ये जीवन चलता रहता है। शारीरिक और समग्र, ये सिर्फ शरीर की आकृति यानी शरीर में वृद्धि हो रही है ना, ऊंचाई बढ़ रही है, लंबाई बढ़ रही है, मोटाई बढ़ रही है, ये समग्र, ये बुद्धि की वृद्धि, दिमाग कितना तेज चल रहा है, ये सब के बारे में होता है। ठीक है, अब विकास के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं, तो विकास जो हम करते हैं उसके प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं, तो निरंतरता का सिद्धांत। विकास गर्भ से मृत्यु तक चलता रहता है। गर्भ यानी जब हम माँ के पेट में होते हैं तो उस समय से जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। अब व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यक्तिगत विभिन्नता के अंदर क्या है कि हर बच्चे की विकास गति अलग होती है, उसके माहौल के हिसाब से उसकी जो विकास है, जो गति है वो अलग अलग होती है। सामान्य से विशिष्ट, पहले सामान्य क्रियाएं फिर विशिष्ट। जैसे बच्चे पहले सामान्य क्रियाएं करते हैं पर वो अपने वातावरण से सीख के विशिष्ट क्रियाएं भी करने लगते हैं। एकीकरण का सिद्धांत, विकास अलग अलग ना होकर एकीकृत होता है, यानी अगर एक के अंदर हो रहा है तो वो सही पूर्वक एकीकृत ढंग से होगा। ठीक है, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतः क्रिया दोनों मिलकर विकास कहलाते हैं। वंशानुक्रम यानी वंश से जो आ रहा है वो, और वातावरण को दोनों मिलाकर, वातावरण यानी आसपास से हम क्या सीख रहे हैं और वंश से हमारे पास बीमारी ना आए और बुद्धि आए, वंश से भी बुद्धि आता है, तो वो सब मिलाकर विकास कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक यानी विकास को ना होने के कौन कौन से कारण होते हैं। बच्चे के अंदर विकास नहीं है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण है वंशानुक्रम। ठीक है, वंशानुक्रम, माता पिता से प्राप्त जीन के कारण शारीरिक बनावट, आंखों का रंग, बुद्धि स्तर, कुछ रोग आदि निर्धारित होते हैं, इसे बदला नहीं जा सकता। तो माता पिता के कारण भी बच्चे के अंदर जीन परिवर्तन होता है, उसकी आंखें, बनावट, बुद्धि स्तर, बुद्धि कम होता है, ज़्यादा होता है, वो सब उसके जीन के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, और दूसरा है वातावरण। वातावरण तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जन्म के बाद मिलने वाली सभी बाहरी परिस्थितियां, परिवार का माहौल कैसा है, विद्यालय कैसा है, दोस्त उनके कैसे हैं, पोषण, संस्कृति, मीडिया, यह सभी संवारता है, यानी इन सभी के आधार पर बच्चे का जो विकास है ना वो होता है। ठीक है, इसीलिए तो कहा जाता है बच्चे को अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाइए, अच्छी अच्छी चीज़ें बताइए तो उसका विकास ज़्यादा होगा। ठीक है, तो तीसरा है वंशानुक्रम व वातावरण का संबंध। अब इन दोनों में संबंध, वंशानुक्रम
वंशानुक्रम हमने देख लिया, वातावरण देख लिया, तो इन दोनों में संबंध क्या है? तो वंशानुक्रम बीज है तो वातावरण खाद पानी है। देखो वंशानुक्रम बीज है ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वंशानुक्रम के द्वारा माता पिता से यदि बच्चों के अंदर जीन जाता है तो खाद पानी यानी कि वातावरण के हिसाब से फिर बच्चों के अंदर क्या जाता है, बुद्धि विकास होता है कि कैसे क्या हमें करना है। ठीक है, वंशानुक्रम के द्वारा बच्चे के अंदर क्या जाता है, माता पिता का जीन जाता है, कुछ लक्षण जाते हैं, लेकिन वातावरण के हिसाब से उनके अंदर सारे लक्षण जाते हैं। तो यही संबंध है। अच्छे बीज को भी अच्छी ज़मीन चाहिए होती है, दोनों एक दूसरे को पूरक हैं, विरोधी नहीं। यानी अच्छे बीज हमने डाल दिया, माता पिता से अच्छे गुण आ गया और वातावरण से हम अच्छी बातें नहीं सीख पा रहे हैं, तो क्या बच्चा बहुत विकास कर जाएगा? नहीं। तो दोनों चीज़ ही एक दूसरे के पूरक है, दोनों ही रहना चाहिए। ठीक है। तीसरा है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। अब क्या विकास सिद्धांत है देखिए, मूल अवधारणा, उनका मूल अवधारणा है कि स्कीमा, ज्ञान को व्यवस्थित करने की मानसिक संरचना, ज्ञान को व्यवस्थित करके चलने की मानसिक संरचना किसने दिया था? तो ये दिया था हमारे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंतर्गत पियाजे ने दिया था। क्या दिया था? ज्ञान को व्यवस्थित करके चलने को ही मानसिक संरचना की, किसी व्यक्ति का मानसिक स्थिति कैसा है वो उसके ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। अब आत्मसात्करण, अब इसका मतलब क्या है? नई जानकारी को पुरानी स्कीमा में फिट करना। यानी कोई बच्चा अगर नई जानकारी सीख रहा है तो वो पुरानी जानकारी को भूले ना, उसको भी उसके साथ लेके चले। तो यही चीज़ उन्होंने बताया था कि ज्ञान जो है वो व्यवस्थित तरीके से मानसिक बुद्धि में फिट होना चाहिए और उसके बाद नई जानकारी को यदि हम लेते हैं तो पुरानी जानकारी के साथ फिट होना चाहिए वो जानकारी। ठीक है। समायोजन, एक सेकेंड बच्चों, कहाँ थे हम? हाँ यहीं थे ना। अब क्या पढ़ रहे थे कि समायोजन, नई जानकारी के लिए स्कीमा को बदलना, नई जानकारी के लिए स्कीमा को बदलना। स्कीमा अभी मैंने आपको क्या बताया था? नई जानकारी को पुरानी स्कीमा में फिट करना, यानी पुरानी जानकारी के साथ मिलाना। तो जब हम नई जानकारी कोई लेते हैं तो स्कीमा को बदलना पड़ता है। जैसे कोई नई जानकारी ले ली है, पुरानी जानकारी उससे विपरीत है तो उसको बदलना तो पड़ेगा ना। फिर उसके बाद है संतुलन, आत्मसात्करण और समायोजन के बीच संतुलन बनाए रखना। यानी कि जब हम आत्मसात्करण का मतलब क्या समझे? नई जानकारी को पुरानी जानकारी में फिट करना और समायोजन यानी नई जानकारी को प्राप्त करना। तो पुरानी जानकारी और नई जानकारी दोनों को मिलाकर चलने, संतुलित करके चलने को ही इन्होंने बताया है। अब दूसरे नंबर पे हम देखते हैं तो है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं क्या क्या हैं। तो देखिए, संवेदी गामक, यानी जब बच्चा 0 से 2 वर्ष के अंदर रहता है तो उसके अंदर क्या क्या विकास, इंद्रियों और क्रियाओं में सीखता है, वो धीरे धीरे इंद्रियों और क्रियाओं से सीखता रहता है। वस्तु स्थायित्व तो विकसित होता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो पूर्व संक्रियात्मक, 2 से 7 वर्ष के अंदर वो क्या सीखता है? तो भाषा विकास तेजी, वो बहुत जल्दी भाषा सीखने लगता है, जिस भाषा उसको, जो भाषा उसे बताया जाता है। लेकिन अहम केंद्रता रहती है, संरक्षण नहीं समझता, यानी कि आसपास के माहौल के वातावरण को नहीं समझ पाता, बस भाषा बोलना शुरू कर देता है। मूर्त संक्रियात्मक, यानी 7 से 11 वर्ष के बच्चे तार्किक चिंतन शुरू कर देते हैं, लेकिन मूर्त वस्तुएं पर, यानी कि छोटी छोटी वस्तुओं पर वो सोचना शुरू कर देते हैं। संरक्षण क्रमबद्धता समझता है, यानी कि कौन उनसे प्यार कर रहा है कौन नहीं, ये सब बातें उन्हें समझ में आने लगती है। ठीक है। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक। अब ये क्या है? तो अमूर्त चिंतन, अब ये 11+ बच्चे करते हैं। अमूर्त चिंतन, परिकल्पना बनाना, वैज्ञानिक तर्क संभव, यानी विज्ञान से रिलेटेड सारे तर्क करने लगते हैं, बुद्धि डेवलप होने लगता है ना। अमूर्त चिंतन यानी सारे प्रकार के चिंतन करने लगते हैं वो। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो शैक्षिक निहितार्थ, इसका मतलब क्या है? तो बच्चों की अवस्था के अनुसार पढ़ाएं, रटते की जगह उसे सीखने पर जोर दें। शैक्षिक निहितार्थ यानी कि बच्चों को रटाए ना, उन्हें सिखाने पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं तो एरिकसन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। अब इसमें मुख्य विचार उनका क्या था? एरिकसन के अनुसार व्यक्ति का विकास 8 अवस्थाओं में जीवन भर में चलता है। अब चलिए 8 अवस्थाओं को देख लेते हैं। हर अवस्था में एक मनोसामाजिक संकट होता है, उसे सफलता हल करने पर सकारात्मक गुण विकसित होते हैं। ठीक है। कोई भी बच्चा जो है ना वो 8 चरण में डेवलप होता है। तो चलिए देखते हैं।
8 मानव सामाजिक अवस्थाएं। अब इसमें पहला है विश्वास बनाओ अविश्वास। 0 से 1 साल तक के बच्चे जो रहते हैं ना, शिशु की ज़रूरत पूरी हो तो विश्वास, अगर उनकी ज़रूरत पूरी होती है तो वो विश्वास करते हैं, और अगर उनकी ज़रूरत पूरी नहीं होती है तो वो विश्वास उन पे नहीं करते हैं। ठीक है, 0 से 1 साल के बच्चे। अब दूसरा चलते हैं तो स्वायत्ता बनाओ लज्जा। अब 1 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं उनको यदि आप खुद से काम करने की छूट देते हैं तो वो आत्मनिर्भर बनते हैं, और अगर रोकते हैं तो उनमें शर्म पैदा होता है, तो रोकना नहीं चाहिए बच्चों को कभी भी। अब तीसरा है पहल बनाओ अपराध बोध। 3 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं, खेल व सवालों को प्रोत्साहित मिले तो पहले डांटने पर अपराध बोध। अगर उन्हें खेल और सवाल के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाए तो वो बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन डांटने पर अपराध बोध उनसे बन जाता है, झूठ बोलने लगते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, तो चौथा है परिश्रम बनाओ हीनता। 6 से 12 वर्ष के बच्चे के लिए है परिश्रम बनाओ हीनता। अब इसमें क्या है, तो स्कूल में सफलता पर परिश्रमी, असफलता पर हीन भावना। अगर स्कूल में सफल होते हैं तो परिश्रमी बनते हैं, असफल होते हैं तो हीन भावना बनते हैं, तो इसको बचा के गार्जियन का अधिकार है कैसे चलना है। अब 5वां है पहचान बनाओ भूमिका भ्रम, यानी कि 12 से 18 वर्ष के मैं कौन हूँ का जवाब मिलने पर पहचान, नहीं तो भ्रम। मैं कौन हूँ इस चीज़ को वो सोचने लगते हैं, भ्रमण करने लगते हैं, उनका दिमाग भ्रमण करने लगता है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या, क्योंकि 12 से 18 डेवलप होने लगते हैं ना वो लोग। तो फिर उसके बाद अगर इसका जवाब मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो भ्रम हुए रहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है शैक्षिक निहितार्थ। शैक्षिक निहितार्थ अब ये क्या है, तो शिक्षा को हर अवस्था में बच्चों का सहयोग करना चाहिए ताकि सकारात्मक गुण विकसित हो। डांट फटकारने से हीनता आती है, यानी बच्चों को हमेशा समझा कर चलना चाहिए, डांट फटकारने से उनमें हीनता की भावना आती है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसमें इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा, जो जो सिद्धांत जिसने दिया था मैंने सारा कवर अप करवा दिया है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। जो ना समझ में आए, कुछ भी ना समझ में आए, कमेंट में हमें मैसेज कीजिए। और ऑलरेडी ये पीडीएफ के माध्यम से पीडीएफ ही है, बट स्टिल अगर आपको पीडीएफ चाहिए पूरा डिटेल तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं टेलीग्राम के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, चलिए बाय बाय बाय।